हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITA मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जो ITA के एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, या फिर आपके टेक्निकल हेल्पर ले लो या रेलवे लोको पायलट में ट्रेड थ्योरी का इलेक्ट्रीशियन का जो एग्ज़ाम होता है पार्ट बी CBT 2 में उसका एग्ज़ाम ले लो, या फिर दिल्ली मेट्रो का एग्ज़ाम ले लो टेक्नीशियन का, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो आपका टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से संबंधित, तो मैं उन सभी की आपको तैयारी करवाने के लिए वीडियो बनाकर आपके लिए फ्री में यूट्यूब पर अपलोड करता रहता हूं। तो आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रीशियन का एक ITA का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, जो आपके लिए हर कंपटीशन एग्ज़ाम में यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो ITA का एग्ज़ाम होता है इलेक्ट्रीशियन का, तो उसके अंदर जो ये है आपका इलेक्ट्रीशियन दूसरी साल का पेपर है और यह पेपर 2024 सितंबर में हुआ था। इसका सॉल्यूशन है। तो थोड़ा मैं बता दूं, इस ITA के इलेक्ट्रीशियन दूसरे वर्ष में जो आपका पेपर होता है CBT एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन 38 होते हैं, WCS के क्वेश्चन 6 होते हैं और ED के क्वेश्चन 6 होते हैं। टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन आपके थ्योरी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। इन 50 में से आपको पास होने के लिए जो 100 नंबर्स का पेपर होता है उसमें से आपको 34 नंबर पास होने के लिए लाने पड़ते हैं। दूसरी बात, इसमें फिर जो नेक्स्ट पेपर आता है एम्प्लॉयमेंट स्किल का होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और पास होने के लिए आपको 50 नंबर में से आपको 50 नंबर में से आपको 18 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका इलेक्ट्रीशियन दूसरे वर्ष का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसका पूरा सॉल्यूशन का डिटेल। अब मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो आज की क्लास का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अल्टरनेटर की गति बढ़ाना, B है क्षेत्र उत्तेजना धारा को कम करना, C है क्षेत्र उत्तेजना धारा को बढ़ाना, C है अल्टरनेटर की गति को कम करना। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C। ऑप्शन C है क्षेत्र उत्तेजना धारा को बढ़ाना, इंक्रीजिंग द फील्ड एक्साइटेशन करंट। नेक्स्ट प्रश्न है 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका कि चित्र में दिखाया गया है वाइंडिंग का नाम क्या है। ये आपको एक वाइंडिंग का डायग्राम दिया हुआ है। इस वाइंडिंग के डायग्राम को देखकर सीधा सीधा आपको बताना है कि ये किस प्रकार की वाइंडिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए है जटिल कुंडल वाइंडिंग, B है तिरछी वाइंडिंग, C है हीरा कुंडल वाइंडिंग और D है स्किन वाइंडिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन D। ऑप्शन D है स्किन वाइंडिंग। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये स्किन वाइंडिंग का डायग्राम है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका जो ये है, यदि कोयल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्ण पिच वाइंडिंग या कुंडलन, B है लंबी कॉर्डेड वाइंडिंग और C है शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग और D है ओवर पिच वाइंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो उत्तर रहने वाला है वह है ऑप्शन C शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है,
कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है शंट जनरेटर, बी है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, सी है अलग से उत्साहित जनरेटर, डी है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो उत्तर रहने वाला है वह है ऑप्शन बी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर जो 5 है आपका वह है ये डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है जो डीसी जनरेटर होता है उसके अंदर जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसकी दिशा किससे बताई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है कॉर्क स्क्रू नियम, बी दे रखा है फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम, सी दे रखा है दाहिने हाथ की हथेली का नियम और डी दे रखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डीसी जनरेटर होता है उसका जो प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं हम वह है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से या फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स होता है उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। दोस्तों मैं आपको आज थोड़ा एक ट्रिक बता देता हूं जो आपको ज़िंदगी में भी आप नहीं भूल पाओगे इस ट्रिक को। एक जनरेटर होता है और एक मोटर होती है डीसी की। इसके अंदर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लागू होता है दोनों में, मोटर और जनरेटर में। तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको आज के बाद में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। मैं आपको एक बेसिक ट्रिक, सादा ट्रिक, गांव की ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। तो वो ट्रिक है, जो जनरेटर होता है नाम से पता चल रहा है कि पुरुष है और जो मोटर है वो नाम से पता चल रहा है कि स्त्री है। तो आप इन दोनों को इस तरह से याद रखो। अब आप कभी देखना जब भी आपकी शादी होती है लड़के की, तो लड़के के बाईं साइड में कौन बैठती है, उसकी वाइफ बैठती है। तो आप इस विधि से याद रखो कि अपनी बाईं तरफ कौन बैठता है, अपनी वाइफ बैठती है। तो वाइफ कौन हो गई, लड़की या स्त्री, वो बाईं तरफ बैठ रही है तो स्त्री को अपन ने क्या माना था, मोटर, और जनरेटर क्या है, पुरुष। तो लड़का दाईं तरफ बैठ रहा है। तो इस तरह से आप इनको याद रख लो कि लड़का है वो दाईं तरफ बैठता है, जनरेटर होता है, और लड़की है बाईं तरफ बैठती है जो मोटर है। तो आप इस तरह से याद रख लो। अब आप कह सकते हो कि फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम जनरेटर होता है और फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या होता है, मोटर होता है। तो आप इस विधि को या इस ट्रिक को कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे, ये मेरा चैलेंज है। आप इसी तरह से हमारे माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। चलो नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्र में दर्शाई गई डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। ये आपकी कोई डीसी मोटर है, इसके अंदर आपको बताना है कि ये कौन से टाइप की विधि है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं ये आपका क्या है, D1 D2 क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और ये है आपका आर्मेचर वाइंडिंग के दो टर्मिनल हो गए A1 A2। इसी प्रकार से सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल हो गए D1 D2, और ये आपका लगा हुआ है रियो स्टेट। तो इसके अंदर अब अपन देखते हैं कि ये किस प्रकार की विधि अपनाई जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है 4, अपन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं, फिर उत्तर भी बताते हैं आपको। चलो ऑप्शन ए है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, बी है फील्ड डाइवर्टर विधि, सी है वोल्टेज नियंत्रण विधि, डी है फील्ड टेपिंग विधि। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो उत्तर रहने वाला है ऑप्शन ए आर्मेचर डाइवर्टर विधि। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7।
क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। ए है चलाने में आसान, बी है रखरखाव मुक्त लंबा जीवन, सी है निर्माण में मजबूत, डी है बहुत अधिक शुरुआती लागुण। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो उत्तर रहने वाला है ऑप्शन बी, रखरखाव मुक्त लंबा जीवन। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका, है यहाँ पर दिया हुआ क्या है देखते हैं। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है 120 डिग्री, बी दे रखा है 90 डिग्री, सी दे रखा है 45 डिग्री और डी दे रखा है 180 डिग्री। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि आपकी जो सिंगल फेज मोटर होती है उसके अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग होती है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, जिन्हें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है यह आपकी सिंगल फेज मोटर है। इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है यहाँ पर आप जब भी अगर डिग्री की बात होती है तो सिंगल फेज के अंदर जो फेज अंतर होता है या फेज विस्थापन होता है वह कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार से आपके थ्री फेज जो होता है, थ्री फेज कौन सा, थ्री फेज, इसके अंदर दो फेजों के मध्य जो फेज विस्थापन या फेज अंतर होता है RYB के अंदर कोई से दो फेज ले लो, जैसे RY ले लो, तो यहाँ पर जो फेज अंतर होता है वह 120 डिग्री का होगा। तो आप कह सकते हैं कि थ्री फेज के अंदर दो फेजों के मध्य फेज अंतर कितना होता है, 120 डिग्री। इसी तरह से आपके सिंगल फेज के अंदर जो आपकी दो वाइंडिंग होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग, उसके अंदर जो फेज अंतर होता है वह 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है 90 डिग्री, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? ये आपकी कोई सिंगल फेज एसी मोटर है जिसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं परिवर्तनीय अनिच्छा स्टेपर मोटर, बी है रिपल्शन मोटर, सी है स्थायी चुंबक स्टेपर मोटर, डी है यूनिवर्सल मोटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवर्तनीय अनिच्छा स्टेपर मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। चित्र में दिखाए गए इंसुलेटर का नाम क्या है? ये यहाँ पर कोई इंसुलेटर दिया हुआ है, इस इंसुलेटर का आपको नाम बताना है, ये किस प्रकार का इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, ए है सेकल इंसुलेटर, बी दे रखा है सिंगल शेड पिन इंसुलेटर, सी दे रखा है स्टे इंसुलेटर और डी दे रखा है सस्पेंशन इंसुलेटर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, कौन सा, सिंगल शेड पिन इंसुलेटर, बी 10वें का आंसर है बी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है आपका, देखते हैं कौन सा है कि चित्र में दिखाए गए सिंबल या प्रतीक का नाम क्या है। ये यहाँ पर कोई सिंबल दिया हुआ है, अब इसको देखकर बताना है कि ये कौन सा है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 2 इनपुट नॉर गेट, बी दे रखा है 2 इनपुट एंड गेट और सी दे रखा है 2 इनपुट नैंड गेट, डी दे रखा है 2 इनपुट और गेट। जी हाँ दोस्तों, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, एक होता है एंड गेट और एक होता है और गेट और एक होता है नॉट गेट। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो एंड गेट होता है वह किस तरह दिखता है, थोड़ा बता देता हूँ। ये आपका एंड गेट है, एंड के अंदर डी की लास्ट में आता है DAND। तो आपको इस चित्र को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें डी की तरह आकृति दिख रही है ना, इसलिए ये एंड गेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एंड गेट, एंड गेट हो गया।
अब इसके अंदर अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर आपके ये इस तरह से लग जाता है तो ये हो जाएगा आपका नैंड गेट, जो यूनिवर्सल गेट होता है। आपके यूनिवर्सल गेट नैंड गेट और नोर गेट होते हैं। तो नैंड गेट ये है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा 2 इनपुट वाला, ये आपके इनपुट है, ठीक है, ये आपका आउटपुट है। तो 2 इनपुट नैंड गेट, ऑप्शन सी उत्तर दे रखा है। तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूर्ण रूप से सेटिस्फाई है और आप किसी कंपटीशन टेक्निकल भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन की, ट्रेड थ्योरी की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और किसी प्रकार से आपको कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और आपके लिए आप जो भी बताओगे वह टॉपिक से संबंधित वीडियो बना के पूर्ण एक्सप्लेन के साथ आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करके ज़रूर, आपको मैसेज के माध्यम से हम कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब को चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 12। चित्र में दिखाए गए सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? ये आपका कोई सर्किट डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर इस सर्किट चित्र को देखकर आपको बताना है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, बी दे रखा है ऑयल सर्किट ब्रेकर, सी दे रखा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और डी दे रखा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपके हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर रहने वाला है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है आपका, ये है डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर्स की आवश्यकता क्यों होती है? तो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि स्टार्टर क्या होते हैं। स्टार्टर एसी के भी होते हैं और स्टार्टर डीसी के भी होते हैं। जो दोनों मोटरें होती है, डीसी प्रकार की मोटरें और एसी प्रकार की मोटरें, उन दोनों मोटरों को स्टार्टर से चालू किया जाता है, जिससे मोटर जलने से बच जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जब भी मोटर को चालू किया जाता है तो अधिक मान की धारा प्रवाहित होती है, उस समय मोटर जल सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर को, आर्मेचर करंट को कम कर देते हैं स्टार्टर के माध्यम से, जिससे क्या होता है, स्टार्टर के माध्यम से मोटर जलने से बच जाती है और धारा का मान आगे बढ़ने नहीं देता स्टार्टर, क्योंकि वह ऑफ स्थिति में आ जाता है ऑटोमेटिक। जैसे धारा का मान बढ़ेगा, स्टार्टर ऑफ स्थिति में आ जाता है। ये स्टार्टर का काम होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मोटर के लिए स्टार्टर लगाना। तो यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका उत्तर हो सकता है? यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें, बी दे रखा है आर्मेचर करंट बढ़ाएं, सी है आर्मेचर करंट को कम करें और डी है आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो उत्तर रहने वाला है ऑप्शन सी, आर्मेचर करंट को कम करें। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या कह रहा है कि चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? ये आपके पास कोई सर्किट दिया हुआ है। अब मैं इसमें थोड़ा बता देता हूँ। ये 3 लाइन है, L1, L2, L3, और ये यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, या आप इसे MCB भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आपको एक मोटर दी हुई है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, और यहाँ पर आपके ये है सर्किट में लगे हुए आपके स्विच वगैरह। अब आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये किस टाइप का है सर्किट।
तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है स्टार डेल्टा स्टार्टर का नियंत्रण सर्किट है, बी दे रखा है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का पावर सर्किट है, सी दे रखा है स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट है, डी दे रखा है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का नियंत्रण सर्किट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो उत्तर रहने वाला है ऑप्शन सी है स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 15 है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले 6 ध्रुवकों वाले 3 फेज प्रेरण मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें और यहाँ दिया हुआ है 960 आरपीएम की वास्तविक गति से चल रही थी। तो इसके अंदर आपको स्लिप की गणना करनी है, तो आप फॉर्मूले के माध्यम से स्लिप की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है ऑप्शन ए 4%। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करके 3 फेज सीक्वल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि लागू की जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो 16 था, यहाँ इसके ऑप्शन दे रखे हैं। आरोपित वोल्टेज बदल रहा है, बी है कैस्केड संचालन, सी है आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन और डी है ध्रुवों की संख्या बदलना। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी कैस्केड संचालन, कैस्केड ऑपरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। चित्र में दिखाए गए इन कन्वर्टर का नाम क्या है। यहाँ पर यह कोई चित्र दिखाया है, सर्किट डायग्राम है। तो ये डायग्राम किस प्रकार का है, ये किसको संकेत कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में देखो, ए है मरकरी आर्क दिष्टकारी रेक्टिफायर, बी है मोटर जनरेटर सेट, सी है रोटरी कन्वर्टर और डी है मेटल रेक्टिफायर। तो ये किस प्रकार का पैनल डायग्राम है, तो आप इसको बता सकते हैं उत्तर में कि रोटरी कन्वर्टर है ये। चलो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है वह आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि 3 क्लास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बिजली की कमी को कम करें, बी दे रखा है स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाएं, सी दे रखा है रोटर वोल्टेज कम करें और डी है रोटर करंट बढ़ाएं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाएं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 19। घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है एयर सर्किट ब्रेकर, बी दे रखा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और सी दे रखा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और डी दे रखा है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बता दूँ कि यहाँ पर फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती कभी कभी। तो 3 फुल फॉर्म देख लो। बी के अंदर जो आपकी ELCB होती है उसका पूरा नाम है, सी के अंदर आपकी जो MCB होती है उसका पूरा नाम है और जो डी है इसके अंदर MCCB होती है उसका पूरा नाम दे रखा है। और एक आपके ये सर्किट ब्रेकर है ACB जिसका भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन फुल फॉर्म को आप अपनी नोट्स पुस्तिका में ज़रूर लिख लें। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट देखते हैं। अपने घरों के अंदर अपन स्विच सुरक्षात्मक के लिए MCB लगाते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है आपका ये है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किस प्रकार का स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो
तो यहाँ ऑप्शन में ए दे रखा है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, बी दे रखा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, सी दे रखा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, डी दे रखा है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जो उत्तर रहने वाला है वह है ऑप्शन ए रोटर रेजिस्टेंस। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, 3 चरण सीक्वल केज इंडक्शन मोटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या है? तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है तुल्यकालिक गति, जिसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। बी दे रखा है एक्चुअल स्पीड, सी दे रखा है स्लिप स्पीड, डी दे रखा है रोटर स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंक्रोनस स्पीड। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है वह है कि स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है डिजिटल मल्टीमीटर, बी दे रखा है आंतरिक ग्राउलर, सी दे रखा है टोंग परीक्षक और डी दे रखा है आपका बाहरी ग्राउलर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। बी क्या है? आंतरिक ग्राउलर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 24 है कि रोटेशन की दिशा ज्ञात करने के लिए, रोटेशन की दिशा ज्ञात करने के लिए या दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बी कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेस, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर रिवर्स, फिर ऑन। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है, इसका जो उत्तर रहने वाला है ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर जो 25 कह रहा है क्या डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो यहाँ ऑप्शन में ए दे रखा है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, बी दे रखा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और डी दे रखा है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, डी है कॉर्क स्क्रू नियम। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन देखने के बाद में पता चल रहा है कि इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन ए फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है निरंतर वोल्टेज बनाए रखें, बी दे रखा है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है, सी दे रखा है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है और इसका डी दे रखा है धारा को एक ही दिशा में एकत्रित करता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा को एक दिशा में नियंत्रित करता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, प्रश्न 27 कह रहा है कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अतिरिक्त थर्मल रिले का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है हाइड्रो पावर, बी दे रखा है वाइंड पावर, सी दे रखा है टिडल पावर, डी दे रखा है थर्मल पावर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है, उत्तर है आपका हाइड्रो पावर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है अल्टरनेटर में प्रतिशत प्रतिरोध विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखे हैं 28 का, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन हैं। तो इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन सी VNL माइनस VFL बटा VFL गुणा 100, VNL माइनस VFL बटा VFL गुणा 100। तो यहाँ आपका जो उत्तर रहने वाला है
वह है ऑप्शन नंबर सी VNL। NL का मतलब होता है नो लोड है और VFL का मतलब होता है फुल लोड है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल या सूत्र होता है वह है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर आपका है 39। प्रश्न नंबर 29 ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है फोटोवोल्टेइक सेल, बी दे रखा है प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर और सी दे रखा है गति संवेदन और डी दे रखा है ऑटो कपलर। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 29 है उसका जो उत्तर रहने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? स्पीड सेंसिंग की 29 नंबर क्वेश्चन है ड्राइव सिस्टम में किसी प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है तो स्पीड सेंसिंग गति संवेदनशील। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 30। किसी डीसी मोटर को अलग अलग भार के तहत स्थिर गति से संचालित किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है सीरीज मोटर, बी दे रखा है डिफरेंशियल शॉर्ट कंपाउंड मोटर और सी दे रखा है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर या मोटर और डी दे रखा है संचयी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा बता दूं आपको क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है परमाणु का परमाणु भार, बी दे रखा है परमाणु की परमाणु बंधन संरचना, सी दे रखा है परमाणु की परमाणु संख्या और डी दे रखा है परमाणु के संयुक्त इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी परमाणु के संयुक्त इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि नियंत्रण ट्रांसफॉर्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, बी दे रखा है पावर सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए, सी दे रखा है रेटेड लोड को बनाए रखने के लिए और डी दे रखा है रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए क्या है सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है सिलिकॉन डायोड में जर्मेनियम डायोड की तुलना में अधिक बैरियर वाले की क्या कारण है। इसका क्या कारण है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 है इसका ऑप्शन ए दे रखा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 है, बी दे रखा है कम परमाणु संख्या, सी दे रखा है डोपिंग प्रवाह प्रतिशत अधिक है और डी है प्रतिरोध बहुत अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा कम परमाणु संख्या लोअर एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है KW में, बी दे रखा है KV में, सी दे रखा है KVA में और डी दे रखा है MW में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्टरनेटर को KVA से रेटेड किया जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है नियत वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है विभुपात सिद्धांत,
बी दे रखा है अनन्य प्रेरण सिद्धांत, सी दे रखा है फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल, डी दे रखा है सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी है फेरो अनुनादित सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, आवर्ती कन्वर्टर कौन सा है? आवर्ती कन्वर्टर कौन सा है? यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है DC टू AC कन्वर्टर है, बी दे रखा है DC चॉपर है, सी दे रखा है रेक्टिफायर से, डी दे रखा है साइक्लो कन्वर्टर। तो यहाँ क्वेश्चन है 36 का उत्तर हो जाएगा आवर्ती कन्वर्टर कौन सा होता है? साइक्लो कन्वर्टर होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है कि CRO में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है? तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है इनपुट वोल्टेज रेंज का चयन करें, बी दे रखा है बीम की तीव्रता का चयन करें, सी दे रखा है इनपुट सिग्नल वोल्टेज का चयन करें और डी दे रखा है स्वीप स्पीड का चयन करें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वीप स्पीड का चयन करें। क्वेश्चन नंबर आपका है 38। क्वेश्चन नंबर आपका है 38। क्वेश्चन नंबर आपका जो 38 है उसके बारे में देखते हैं। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? यहाँ ऑप्शन में दे रखा है ए सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया, बी है काउंटर संतुलन के साथ संलग्न और सी है गतिशील संतुलन और डी है स्थितिक संतुलन। तो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका जो उत्तर रहने वाला है ऑप्शन सी गतिशील संतुलन। तो इस प्रकार आपने हमारे जो थ्योरी के इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए थे 38 क्वेश्चन मैंने उनका सभी का सॉल्यूशन बता दिया है। अब अपन देखते हैं WCS के क्वेश्चन, वृक्षों कैलकुलेशन साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। ये 6% मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है प्राइस बैंक, बी दे रखा है प्राइस बंच, सी दे रखा है प्राइस टैग, डी दे रखा है प्राइस कैटलॉग। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरकारी विभाग प्राइस कैटलॉग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 2, स्नेह का उद्देश्य क्या है? लुब्रिकेंट। तो आपके पास ऑप्शन ए दे रखा है घर्षण को कम करने के लिए, बी दे रखा है दबाव को कम करने के लिए, सी दे रखा है घर्षण को बढ़ाने के लिए, डी दे रखा है दबाव बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर स्नेह का उद्देश्य या लुब्रिकेंट का जो उद्देश्य होता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका हो जाएगा उत्तर सी बी एन के रूप में देखते हैं, ये घातांक के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और वेग की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है? यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है विवरण स्पेसिफिकेशन, बी दे रखा है ड्राइंग चित्रकला, सी दे रखा है प्लान योजना और डी दे रखा है एस्टिमेशन या आकलन। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्टिमेशन या आकलन करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है इस चित्र को देख के बताना कौन सा प्रतिबल है, स्ट्रेस है। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है टॉर्सनल प्रतिबल, बी दे रखा है कर्तन प्रतिबल, सी दे रखा है तनाव प्रतिबल और डी दे रखा है संपीड़न प्रतिबल। तो क्वेश्चन जो 5 है WCS का उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्तन प्रतिबल या शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट प्रश्न और WCS का अंतिम क्वेश्चन 6 है। यह कह रहा है कि कौन सा सूत्र है, ये इसका उत्तर है।
तो यहाँ आपको पता है कि ये दिया हुआ है a की घात m और a की घात n बट्टे में है। तो अपन जानते हैं a की घात m बट्टा a की घात n, जब भी कोई ऊपर जाता है तो यह माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपन जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ प्लस से जुड़ जाएगी, लेकिन प्लस को माइनस से गुणा करते तो माइनस आता है। तो इस तरह से ये उत्तर आ गया a की घात m माइनस n। ऑप्शन ए इसका उत्तर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार आपके WCS के कंप्लीट 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका ईडी का प्रश्न नंबर 1 है। ये दिया हुआ है कि सिंगल पोल MCB कौन सा है। तो आपको थोड़ा बता दूं, ये देखो यहाँ पर ये कितने पोल हैं, 1 2 3 4, 4 पोल दिए हुए हैं। देखो ये 1 2 3 और 4, ये 4 है ना, इन्हीं को बोलते हैं पोल। अब जो B है इसके अंदर 3 पोल है और जो C है इसके अंदर 1 पोल है और जो आपका D है इसमें 2 पोल है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सिंगल पोल की बात हो रही, देख लो भले क्वेश्चन आप है, सिंगल पोल MCB की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा भाई, ये सिंगल पोल है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब ईडी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ईडी का दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है एस्बेस्टस शीट, बी दे रखा है प्रेशर प्लेट, सी दे रखा है हीटिंग एलिमेंट, डी दे रखा है थर्मोस्टेटिक स्विच। यहाँ पर कह रहा है कि स्वचालित ऑटोमेटिक हीटिंग आयरन को कौन रेगुलेट करता है। तो थर्मोस्टेटिक स्विच करता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, ईडी का प्रश्न नंबर 3 है कि दिया गया स्विच को पहचानना है और इसका नाम बताना है। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है टम्बलर स्विच, बी दे रखा है टोंगल स्विच, सी दे रखा है इंटरमीडिएट स्विच और डी दे रखा है प्लग टाइप स्विच है। तो आप सभी जानते हैं ये किस प्रकार का स्विच है। ये टम्बलर स्विच होता है जो पुराने ज़माने में लगे हुए रहते हैं। ये ब्लैक टाइप के होते हैं, ऊपर इनका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। जो पुराने जो अपनी जनरेशन थी गाँव में, इनको ज़्यादा यूज किया जाता था टम्बलर स्विच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मैंने अभी इसी क्लास के अंदर आपको बताया था स्टार्टर नाम। स्टार्टर जो होता है, चाहे AC की मोटर हो चाहे DC की मोटर हो, उसको चालू करने के लिए मोटर को स्टार्टर में लगा के इसको यूज किया जाता है। स्टार्टर क्या करता है, जब प्रारंभ में अधिक मान की धारा आ जाती है तो यह उसको सहन कर बंद हो जाता है और आगे धारा के मान को बढ़ने नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्टर। मोटर को चालू और बंद करने के लिए स्टार्टर का काम लिया जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाले स्टैटिक मशीन कौन सी है। आप सभी जानते हैं वोल्टेज कम या बेसी कौन कर सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जनरेटर, बी है ट्रांसफॉर्मर, सी है अल्टरनेटर और डी है इंडक्शन मोटर। तो आप सभी जानते हैं ट्रांसफॉर्मर होता है, यही इसका उत्तर होगा। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप कर सकता है और स्टेप डाउन कर सकता है, अर्थात ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ा सकता है और ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज घटा सकता है। बस डिपेंड करता है इसकी वाइंडिंग पर, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग पर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है और ईडी का लास्ट सवाल है, देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक या सिंबल कौन सा है।
तो यहाँ पहचानना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन ए है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। जो माइक्रोफोन होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वह यह सिंबल होता है। ऑप्शन ए यही इसका उत्तर है। इस प्रकार से आज अपन ने थ्योरी के कंप्लीट 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन थे, WCS के 6 क्वेश्चन थे और ED के 6 क्वेश्चन थे। इस प्रकार टोटल मिलाकर क्वेश्चन आपके 50 कंप्लीट हो चुके हैं और यह 100 नंबर के थे। आपको पास होने के लिए ITI में ट्रेड थ्योरी में नंबर लाने होते हैं टोटल 34। मैं कह रहा हूँ आप इन पेपरों को सॉल्यूशन के साथ समझ लीजिए। इन्हीं प्रश्नों में 50%, 60% क्या 89% या 90% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलो अब मैं आपको एम्प्लॉयमेंट स्किल ES के 25 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। चलो देखते हैं 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट स्किल के। ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में परिवर्तन आएगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए टेक्नोलॉजी, बी है वर्कफोर्स, सी है इन्वेस्टमेंट, डी है टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कैंपस भर्ती में आयोजित की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है ITI, बी दे रखा है राज्य की राजधानी में, सी दे रखा है ऑनलाइन, डी दे रखा है कंपनी में। तो यहाँ पर कैंपस होता है, भर्ती होती है, वो ITI में आती है। क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यस्थल पर रिसोर्स संबंधी कुछ समस्याएं क्या है। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है मटेरियल्स एवं स्थान की कमी, बी दे रखा है कम ऑपरेटर, सी दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी, डी दे रखा है कम मशीनों के लिए अधिक जगह है। तो क्वेश्चन जो 3 है इसका उत्तर रहने वाला है मटेरियल्स एवं स्थान की कमी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट की है और उसे क्रमबद्ध किया है। इसे अपनी टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपको अब उत्तर देखने हैं 4, इनमें से बताना है। तो आपका जो उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका उत्तर है, केवल मेन पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए। यदि संभव हो तो सरल वर्ड्स और पिक्चर का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में आसान तरीके से प्रासंगिक जानकारी देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो आप जल्दी से ऑप्शन देखो 4 और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जल्दी से बताओ। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर रहने वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है, उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दें। नेक्स्ट प्रश्न है 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, एक गिग श्रमिकों को ग्राहक ढूंढने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है। ऑप्शन ए दे रखा है बैंक, बी दे रखा है नेटफ्लिक्स, सी दे रखा है स्कूल और डी दे रखा है प्लेटफॉर्म या ऐप। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी को फोटोग्राफी पसंद है और वह अपनी फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है तो उसे शुरुआत करनी होगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है, उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन यहाँ उत्तर ए है, क्या फोटोग्राफी के बारे में और जाने और बेसिक फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है कुछ और बनाना चाहिए,
बी है कोई और डिज़ाइन खरीदना चाहिए, सी है इसे छोड़ देना चाहिए और डी है फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है आपका, उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है स्पेशियस, बी दे रखा है ब्यूटीफुल, सी दे रखा है बिग और डी दे रखा है गुड। तो यहाँ देयर इज ए गार्डन विथ लवली फ्लावर, तो गार्डन में ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं। यदि आप naukri.com के माध्यम से नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है नौकरी विवरण पर ध्यान न देना, बी है सूचीबद्ध सभी नौकरियों के लिए आवेदन करना, सी दे रखा है उन सभी शहरों का चयन करें जहाँ नौकरियाँ उपलब्ध है और डी है नौकरी विवरण के साथ कौशल का मिलान करना। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है 10 का ऑप्शन डी उत्तर है, नौकरी विवरण के साथ कौशल का मिलान करना, मैच द स्किल्स विथ द जॉब डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम क्या है हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 4 में से और जल्दी से देखकर कमेंट में कमेंट करके बताएं कौन सा उत्तर है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, जब एक मशीन ऑपरेटर को अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ता है और वह तुरंत काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 4, ए है अडैप्टेबिलिटी, बी है होनेस्टी, सी है सिंसियरिटी और डी है इंटीग्रिटी। तो यहाँ ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा अडॉप्टेबिलिटी। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियां हैं। तो यहाँ ऑप्शन 4 है, ए दे रखा है फाइलों के साथ कार्य करना, बी है लैपटॉप पर काम करना, सी है डेस्कटॉप के साथ काम करना और डी है ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी उत्तर रहने वाला है, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका, ये जब आप अपनी सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। यह है ऑप्शन ए, मैं आपका पेन लेता हूँ, बी मुझे एक पेन चाहिए, सी क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं, डी मुझे अपना पेन दो। तो क्वेश्चन 14 का उत्तर रहने वाला है ऑप्शन सी, क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। तब होता है जब लोगों का एक समूह किसी चीज़ को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, अपनी लाइफ में भी इसे आप फॉलो करना, जहाँ भी आप काम करते हैं तो ये ज़रूर फॉलो करना। इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, ऑप्शन ए है टीम वर्क, बी है एक्सपीरियंस, सी है बिजनेस और डी है एजुकेशन। तो क्वेश्चन जो 15 है इसका उत्तर हो जाएगा टीम वर्क। दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रश्न नंबर जो 15 है अपनी लाइफ में ज़रूर उतारना। जब भी आप किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट संस्थान में कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं तो टीम वर्क से काम करना, क्योंकि जो टीम वर्क से काम होता है वह अकेले से नहीं होगा। इसलिए आप सभी मिलकर जो काम करोगे वह बहुत अच्छा होगा। टीम वर्क से ही काम होने वाला है, एक दो जने से काम नहीं होने वाला। इसलिए ज़िंदगी में जब भी आप कहीं जॉब करें प्राइवेट सेक्टर में तो टीम वर्क से ही काम करना, आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस हो जाएंगे।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखते हैं बायोडाटा होना चाहिए। ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ए है बोल्ड और रंगीन, बी है एक्रोनिम और एब्रीविएशन होना, सी है लंबी और विस्तृत जानकारी होना, और डी है लघु और सटीक। तो ऑप्शन नंबर डी ही उत्तर रहने वाला है, क्योंकि जो आपका बायोडाटा होता है वह शॉर्ट एंड प्राइसेस होना चाहिए, लघु और सटीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखते हैं काम के लिए माइग्रेट का क्या मतलब है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है घर से काम करना, बी है नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, सी है काम के लिए एक जगह पर रहना, और डी है एक ही शहर में नौकरी बदलना। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। नेक्स्ट प्रश्न है 18, भविष्य के कार्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल है। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है रील्स और टिकटॉक वीडियो बनाना सीखना, बी है इंटरनेट कौशल में निपुणता प्राप्त करना, सी है व्यावसायिक संबंध बनाने से बचना, डी है नए कौशल सीखने से बचना। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 18 है, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंटरनेट कौशल में निपुणता प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, इंटरनेट पर की गई एक गैर कानूनी गतिविधि को क्या कहते हैं। यहाँ ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ए है वायरस, बी है सोशल नेटवर्किंग, सी है सर्च इंजन, और डी है साइबर क्राइम। इंटरनेट पर जब भी आपके जो इलीगल एक्टिविटी होती है उसे साइबर क्राइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, साइबर क्राइम। क्योंकि आज के युग के अंदर प्रेजेंट में जो 2025 ख़त्म होने के बाद में 26 स्टार्ट हुई है, या आगे भविष्य में ज़्यादा प्रॉब्लम यही बढ़ने वाली है। इंटरनेट के माध्यम से साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने 2025 में देखा होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बी है रिटेन कम्युनिकेशन, सी है ओरल कम्युनिकेशन, और डी है वर्बल कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका ऑप्शन ए उत्तर रहने वाला है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है। ऑप्शन ए दे रखा है रोजगार समाचार पत्र, बी दे रखा है प्लेसमेंट सेल, सी दे रखा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स, और डी है रोजगार कार्यालय। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसका उत्तर रहने वाला है सी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स। आजकल हम ज़्यादातर जो नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं वह ऑनलाइन के माध्यम से ही प्राप्त कर रहे हैं। जैसे naukri.com पे चले जाओ आप, ठीक है, इनके माध्यम से आपको नौकरियां जल्दी से मिल जाएगी। लिंक्डइन है, इनके माध्यम से आपको नौकरियां जल्दी मिल जाएगी। अपना रिज्यूम बनाकर इस पर शेयर कर दीजिए, आपको ज़रूर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह क्या कह रहा है कि रिक्त स्थान को उचित शब्दों से भरना है ताकि सार्थक वाक्य बन सके। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें देखना है। तो देयर आर मैनी डोज एंड डू नॉट्स टू बी खालिस्तान वाहिल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन बी, इसका उत्तर रहने वाला है आइडेंटिफाइड और इंटरव्यू। देखते हैं, देयर आर मैनी डोज एंड डू नॉट्स टू बी आइडेंटिफाइड वाहिल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन इंटरव्यू। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23।
गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है। यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी दे रखा है हार्ड डिस्क, सी दे रखा है नेटफ्लिक्स, डी दे रखा है गूगल ड्राइव। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका उत्तर रहने वाला है ऑप्शन डी गूगल ड्राइव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद कर सकता है। ऑप्शन ए दे रखा है चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। दूसरा बी है को वर्कर से बात नहीं करना। सी दे रखा है यहाँ पर टेक्निकल स्किल और डी दे रखा है कोई गलती नहीं करना। तो यहाँ क्वेश्चन 24 है इसका उत्तर हो जाएगा चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता मिलने पर हार न मानना कहलाता है। ऑप्शन दे रखा है स्वतंत्र निर्णय लेना, बी दे रखा है ग्रिट, सी दे रखा है सेल्फ बिलीफ और डी दे रखा है सेल्फ अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका उत्तर रहने वाला है बी ग्रिट। जब भी आपको असफलता मिले तो आपको क्या करना है, ग्रिट रहना है। इस प्रकार से आज अपन ने पूरी क्लास पढ़ ली है जो कि एम्प्लॉयमेंट स्किल के 25 क्वेश्चन भी अब सॉल्यूशन के साथ फिनिश होते हैं। तो आज अपन ने इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर 2024 का जो CBT एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा पेपर एक्सप्लेन के साथ समझ लिया है। तो आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube से बने रहे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको पूरा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराने रहने के लिए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पेपर मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है जो 2 सितंबर 2024 को CBT एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो मैं आपको अब आगे और इसी तरह से तैयारी कराता रहूँगा। थ्योरेटिकल और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं उनको फुल सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।